वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पर्यावरण की श्रृंखला निरंतर चल रही है और उसमें हमने पीछे काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को कवर किया है। यहाँ जो वीडियो है ये स्टार्ट होता है हाथी अभ्यारण्यों से। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत आने वाले जो एलिफेंट रिजर्व हैं उन्हें हम देखेंगे, राज्यवार उनकी अवस्थिति का पता लगाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। ये श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें देखिएगा अवश्य। इससे आपका अच्छा रिवीजन होगा, आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलती रहेगी। तो हाथी रेंज पहले देखी जाएगी और उसके बाद देखेंगे हाथी रिजर्व को। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी लैंडस्केप, ठीक है, उत्तर पश्चिमी लैंडस्केप ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत आने वाले जो हाथी अभ्यारण्य यानी हाथी रिजर्व हैं, असल में ये शिवालिक हाथी अभ्यारण्य है और उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व जो तराई हाथी रिजर्व है उनको आप देखते हैं। शिवालिक वाला आपका उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश, सीधी बात है, उत्तर प्रदेश में ही होगा और तराई हाथी रिजर्व जो है वो भी यहीं पर। इसके बाद कामेंग सोनितपुर लैंडस्केप है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य कवर होते हैं। इसमें कामेंग हाथी रिजर्व जो है ये अरुणाचल में है और सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व या हाथी रिजर्व ये आपका असम राज्य में। इसके बाद पूर्वी दक्षिण बैंक लैंडस्केप को आप देखें, इसमें भी असम और अरुणाचल आते हैं। देहांग पटकई हाथी अभ्यारण्य ये आपका असम में है और दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। नाम से यहाँ चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। पूर्व मध्य लैंडस्केप, अब ये जो लैंडस्केप है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन राज्यों को कवर करता है। पश्चिम बंगाल में मयूर झरना टाइगर, यहाँ आप देख रहे हैं मयूर झरना हाथी अभ्यारण्य। उसके बाद झारखंड में आप देखें सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ में लेमरू है और बादलखोल तमोर पिंगला, अच्छा नाम है, याद हो जाएगा। तो ये हाथी अभ्यारण्य जो है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। राज्यवार अवस्थिति देखिएगा, साथ में जो इनका लैंडस्केप है इन्हें अलग अलग जोन में बांटा गया है, तो वो भी आप साथ में देखते रहिएगा। इसके बाद नंबर आता है अगले वाले का और अगला वाला है ओडिशा। ये भी पूर्व मध्य लैंडस्केप में ही आता है, ठीक है। यहाँ हमने पूर्व मध्य लैंडस्केप में देखा छत्तीसगढ़ तक और इसमें दो आपको छत्तीसगढ़ राज्य में दिखाई दे रहे थे। उड़ीसा में अगर आप ध्यान से देखें तो मयूरभंज हाथी रिजर्व है, महानदी हाथी रिजर्व है और संबलपुर हाथी रिजर्व है। ये 3 है टोटल, ठीक है। 3 कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। इसके बाद आ जाइए नीचे वाले में काजीरंगा, कार्बी अंगलोंग, इटांकी लैंडस्केप। इतने सारे जो स्थान हैं वो इसमें कवर होते हैं। सबसे पहले तो इसमें नागालैंड वाली रेंज को देख लेते हैं। इटांकी हाथी अभ्यारण्य और सिंगफोन भी इसको कहा जाता है। ये जो हाथी अभ्यारण्य है ये दोनों आपके नागालैंड में। असम में काजीरंगा, कार्बी अंगलोंग हाथी रिजर्व यानी एलिफेंट रिजर्व है। धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व है। ये दोनों जो हाथी अभ्यारण्य है, हाथी रिजर्व है, वो आपको असम राज्य में दिख जाएंगे। मेघालय में चलते हैं तो मेघालय में अकेले मेघालय ही है, गारो हिल्स हाथी रिजर्व यहाँ की विशेषता है। इसके बाद उत्तर बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप को देखेगा, इसमें असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही आते हैं। चिरांग रिपु जो है ये असम में है और पूर्वी डुआर्स हाथी रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। ब्रह्मगिरी नीलगिरी पूर्वी घाट लैंडस्केप, ठीक है। ब्रह्मगिरी नीलगिरी पूर्वी घाट लैंडस्केप ये पड़ता है, इसमें आप ध्यान से देखें कौन कौन से राज्य आते हैं। कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और केरल, ये 4 जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो इस लैंडस्केप में कवर होते हैं। कर्नाटक में सबसे पहले तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व है, उसके अलावा दांडेली एलिफेंट रिजर्व को भी मत भूलिएगा, ये भी कर्नाटक राज्य में है। आंध्र में चलते हैं, आंध्र में एक तो यहाँ आप देखिए रायला हाथी रिजर्व है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और नीलगिरी है। वायनाड हाथी रिजर्व और नीलाम्बूर ये दोनों केरल में। अब आ जाइए अगस्त्यामलाई की ओर, तो माफ़ कीजिएगा अन्नामलाई की ओर। तो अन्नामलाई नेल्लियपंथी हाई रेंज लैंडस्केप, यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं अन्नामलाई नेल्लियपंथी हाई रेंज लैंडस्केप। इसमें 2 राज्य कवर होते हैं, एक तो तमिलनाडु है जहाँ पे अन्नामलाई हाथी रिजर्व है, उसके अलावा अगस्त्यामलाई हाथी रिजर्व भी यहीं पर है। ये राज्य आप ध्यान से देख रहे हैं, तमिलनाडु में हो गया। केरल को देखते हैं, यहाँ अनाईमुडी हाथी रिजर्व है। पेरियार अगस्त्यामलाई लैंडस्केप अलग है, यहाँ ध्यान से देखें आप, इसमें भी 2 राज्य वही तमिलनाडु और केरल कवर होते हैं। तो तमिलनाडु का जो श्री विल्लीपुथूर टाइगर एलिफेंट रिजर्व है उसको आप यहाँ देखिएगा। साथ में पेरियार हाथी अभ्यारण्य जो है हाथी रिजर्व ये केरल राज्य का, ये भी इसी लैंडस्केप में आता है। तो ऐसे करके हमने राज्यवार जो हाथी अभ्यारण्य है, हाथी रिजर्व है, उनकी स्थिति को देखा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऐसे 1 लाइनर फैक्ट के तौर पर दी हुई हैं, 2 ही जानकारियाँ हैं। एक तो ये बताया गया है कि नागालैंड में सिंगफन हाथी रिजर्व जो है
ये 2018 में अधिसूचना प्राप्त किया था और उसके बाद ये 32वें हाथी रिजर्व के तौर पे भारत की लिस्ट में, मतलब भारत सरकार की लिस्ट में जुड़ा। अगस्त्यामलाई जो है ये पाँचवां हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मतलब इसमें से कई सारे स्थान ऐसे हैं जो कि जैवमंडल आगार के तौर पे भी संरक्षित किए गए। वैसे भी ये कहा जाता है कि हर जैवमंडल आगार यानी बायोस्फीयर रिजर्व का जो केंद्र बिंदु होता है वो नेशनल पार्क होता है और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण संरक्षित स्थान होते हैं उनको इसके केंद्र में रखा जाता है और उसके बाद जो बफर जोन और बाहर का एरिया होता है वो उतना ज़्यादा संरक्षण के कड़े पैमाने पर नहीं रखा जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपको ये यहाँ बताया जा रहा है कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश का जो दुधवा पीलीभीत है वहाँ पे तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी और ये 33वां हाथी रिजर्व बना जो कि 3049 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कुछ जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर इकट्ठी की गई। अब इसके बाद घड़ियाल संरक्षण की चर्चा हमने चूंकि पीछे ही की थी तो यहाँ हम उसे थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। अब इसमें दोनों चीज़ें हम देखेंगे, एक तो घड़ियाल और दूसरा मगरमच्छ, दोनों अलग होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ सबसे पहले गुइंदी, ठीक है, ये देखिए गुंडी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क या गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान आप कह सकते हैं और ये तमिलनाडु राज्य में है जहाँ पे घड़ियालों का और जो मगरमच्छ है उनका संरक्षण होता है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में है, यहाँ पर भी संरक्षण होता है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में पड़ता है, यहाँ भी घड़ियालों का संरक्षण होता है। सतकोसिया में होता ही है, पीछे हमने देखा था। और भितरकनिका ओडिशा में है, ये सतकोसिया और भितरकनिका दोनों ओडिशा में है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों ही स्थानों पर घड़ियालों और मगरमच्छों को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब अगली टेबल क्या कहती है, तो अगली टेबल में हम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिन्हें हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे थे, उनके बीच के बारीक अंतरों को देखेंगे। ये सब एक नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है तो इनका जो मुख्य अंतर है वो हमें पता होना चाहिए। इनसे प्रश्न बहुत बार बने हैं और बनते रहेंगे। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय उद्यान को, तीनों बने हुए हैं, क्रम से देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान पहले, सरकार के द्वारा इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, सरकार का फुल कंट्रोल होता है। जो नेशनल पार्क होते हैं उस पर। वन्यजीव अभयारण्य में थोड़ा सा जो प्राइवेट एक्टिविटीज़ हैं वो भी की जा सकती हैं। मतलब ये हुआ कि जो नेशनल पार्क है वहाँ किसी भी तरह की निजी कार्रवाई की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्यजीव अभयारण्य जो है वहाँ पे निजी कार्रवाई की अनुमति कुछ हद तक होती। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो यहाँ सरकारी नियंत्रण होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, लेकिन बाह्य क्षेत्र जो होता है इसका, मतलब जैसे कि आपको पीछे बताया कि इसका जो सेंट्रल एरिया होता है, कोर एरिया होता है, वहाँ पे कड़े नियम कायदे होते हैं और आमतौर पे वो क्षेत्र नेशनल पार्क के तौर पे देखा जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क के रूप में उसे व्यवस्थित किया गया रहता है। लेकिन जो बाहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नियम उतने कड़े नहीं होते हैं और ऐसे जो बाहर के इलाके होते हैं, बफर जोन और उसके बाहर के क्षेत्र, तो वहाँ पर क्रमशः निजी कार्यों में पर्याप्त मात्रा में ढील दी जाती है, जो बाहरी गतिविधियाँ हैं वो संभव हो पाती हैं। अब यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की ओर चलें तो किसी विशिष्ट पशु जैसे कि बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी, गैंडा या कोई भी ऐसा विशेष जानवर जो कि संकट में है असल में, तो उसके लिए इसको बनाया जाता है। नेशनल पार्क का अपना एक पर्पज़ होता है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य में जीवों की प्रजातियों की विविधता का संरक्षण किया जाता है, मतलब एक खास क्षेत्र में जितनी प्रजातियां रहती हैं उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ये इसका उद्देश्य होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो ये पूरे पारितंत्र को बचाने का काम करता है। देखिए इसमें जो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है वो असल में नेशनल पार्क का है और नेशनल पार्क का ही थोड़ा बड़ा जो समग्र दृष्टिकोण है उसको अगर देखा जाए तो वो वन्यजीव अभयारण्य है। और एक बड़े क्षेत्र को कवर करने का प्रयास यानी दूरगामी दृष्टिकोण, जिसमें कि आप सतत विकास की अवधारणा को सम्मिलित कर सकते हैं, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व में हमें दिखाई देती है। हम क्या कर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम की रक्षा कर रहे हैं जिसमें कि सब कुछ आता है, मनुष्य भी आता है। और उस पूरे एक इकोसिस्टम यानी पारितंत्र को हम बचा रहे हैं। जब हम सिस्टम को बचा रहे हैं तो उसके अंदर रहने वाली जितनी प्रजातियां हैं वो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, ये एक सत्य है, ठीक। तो ये एक बड़ा दृष्टिकोण है। और इसके बाद आप राष्ट्रीय उद्यान को देखें तो यहाँ पर सभी प्रकार की मानव गतिविधियों की रोक होती है। मनुष्य की यहाँ कोई भी एक्टिविटी जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती है। वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है, तो वन्यजीव अभयारण्य जो है यहाँ गैर व्यवसायिक प्रकृति की जो मानव गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, गैर व्यवसायिक मतलब व्यवसाय के उद्देश्य से उनको नहीं किया जाता है, जैसे कि कृषि है, जैविक खेती है, काष्ठ दोहन है, या शहद फल कंद इकट्ठा करना है, जो कि वहाँ की स्थानिक जो जनजातियाँ हैं वो किया करती हैं। और इस तरह की और भी जो जीविकोपार्जन संबंधी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, उनको एक सीमित मात्रा में किया जा सकता है। कहाँ पर किया जा सकता है, ये वन्यजीव अभयारण्यों में किया जा सकता है। यहाँ आप देखें पूर्णतया इस पर रोक होती है नेशनल पार्क में, थोड़ी सी छूट होती है वन्यजीव अभयारण्य में। और बायोस्फीयर रिजर्व का क्या हाल चाल है, तो यहाँ जो बफर जोन होता है
जैसे कि आपको पीछे बताया। तो बफर जोन जो होता है इसमें अनुसंधान किया जा सकता है, पर्यावरण शिक्षा के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्यटन भी यहाँ पर हो सकता है, यानी सरकार भी यहाँ से कमाई कर सकती है। और इसके अलावा जब पर्यटन तक हो जा रहा है तो मानवीय गतिविधियाँ भी यहाँ पे अलाउ होती हैं, यहाँ पे मनुष्य अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है। लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पहली और अंतिम शर्त यही होती है कि आप जैव विविधता को नुकसान नहीं पहुँचा रहे होंगे, यही शर्त होती है। अगर ऐसा कहीं से भी दिखता है कि आप जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें फिर दंड के पात्र हैं। हालांकि इतने जो कड़े नियम कायदे हैं वो यहाँ चल नहीं पाते, हमारा जो सिस्टम है उसमें तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं, तो इसी वजह से जैसा संरक्षण होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। अब इसके बाद अगले अंतर को हम देखेंगे तो पहले नेशनल पार्क, इसमें जो सीमाओं का निर्धारण है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक या विधिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। या तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है और नहीं तो लीगल प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से इसे निर्धारित किया जाता है। जबकि जो वन्यजीव अभयारण्य होता है उसकी सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है, मतलब ये आपको तय नहीं मालूम होता है कि इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, बस एक मोटा विस्तार पता होता है कि अच्छा इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक वैसे ही जैसे नेशनल पार्क में। तो ये एक चीज़ है, ये बारीक अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेशनल पार्क में पर्यटन की अनुमति होती है, पर्यटन की अनुमति होती है लेकिन एक सीमित क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि जहाँ मन किया वहीं घुमाए, है ना। पर्यटन की अनुमति जो है वो यहाँ भी होती है। बायोस्फीयर रिजर्व में पर्यटन पर प्रतिबंध होता है, लेकिन कहाँ पे, जो अत्यंत संरक्षित और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर। इसके बाद आप देखें, इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है इसके पीछे, लेकिन जो प्रबंधन का काम है वो प्रशासन देखता है। और जो वन्यजीव अभयारण्य है उनके साथ भी यही होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व है उनके साथ भी यही होता है। तो संरक्षण के मामले में जो प्रबंधन की स्थिति है वो तो सभी में समान है। तो ऐसा नहीं है कि हम अंतर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम समानता नहीं देख सकते, समानता भी देख सकते हैं, और वो हमने देखी। तो हमने इनके बीच का जो बड़ा फ़र्क है उसको देख लिया, साथ में हमने ये देखा कि इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है। अब यहाँ गंगा नदी को हमें बचाना है। गंगा जो है वो तेज़ी से प्रदूषित होती जा रही है, साथ में जो इनका स्रोत है यानी गंगोत्री ग्लेशियर वो भी सिकुड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर है, ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और इसका नतीजा क्या होगा, जितने हिमालयी ग्लेशियर हैं, इनफैक्ट दुनिया में जितनी भी बर्फ़ जमी हुई है प्राकृतिक रूप से वो सब पिघल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें गंगा के ऊपर एक गहरा संकट मंडरा रहा है। अब इसमें सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है उसको देखना आवश्यक है। तो सबसे पीछे से हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसने क्या किया, पंचवर्षीय 5 साल की गंगा परियोजना कार्यक्रम का सृजन किया। 5 साल का पूरा प्लान तैयार किया गया, और इसका जो समय है, इसको शुरू करने का जो समय है वो 1984 का है। इसके बाद केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का सृजन किया जाता है, और वो समय है ठीक अगले ही वर्ष का 1985 का। चूँकि ये 5 वर्ष का प्रोग्राम था तो उसी के अंतर्गत ये काम किया गया जून 1985 में। इसके बाद नंबर आता है गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण का, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। 14 जनवरी 1986 की ये बात है। ये सब एक क्रम से हो रहा है। इसके बाद नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का सृजन किया जाता है, और ये समय है 2009 का, ठीक है, 20 फरवरी 2009। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के द्वारा मिशन क्लीन गंगा का क्रियान्वयन किया गया, और ये फरवरी 2009 से लेकर मार्च 2014 तक चलता है, ठीक है। तो ये पुराने प्रयास हैं, पीछे के प्रयास हैं जो कि सरकारों के द्वारा किए गए। अब यहाँ हम थोड़ा सा मामला बदल देते हैं। यहाँ तक हमने जो बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं, हाथी संरक्षण परियोजनाएं हैं, इसके अलावा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको देखा। अब यहाँ से हम घास स्थलों को पहले देख लेते हैं। घास स्थलों का अपना एक पारितंत्र होता है। फिलहाल यहाँ जो हम देखने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि घास के मैदानों को हर क्षेत्रों में एक ही नाम से पुकारा जाए। तो यहाँ देखिए, क्षेत्र के हिसाब से इनके अलग नाम, जैसे कि दक्षिण अमेरिका में, खासतौर पे ब्राज़ील में, जो घास के मैदान है उनको कैंपोज कहा जाता है। कैंपोज कहा जाता है, या आप कहीं कहीं उसे कंपास पढ़ते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, बात वही है। इसके बाद आप वेनेजुला को देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका में, वहाँ लानोस कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते ही हैं डाउन्स कहा जाता है। ये सब रटी हुई विद्या है। कैंटरबरी कहा जाता है न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स कहा जाता है, और हंगरी में पुस्टास कहा जाता है। काम हो गया, आगे चलते। और भी बचा हुआ है, यहाँ देखिए, यूरोप और उत्तरी एशिया। यूरोप और उत्तरी एशिया, ध्यान से देखिएगा, दोनों जगहों पे स्टेपीज कहा जाता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में, खासतौर पे अर्जेंटीना और उरुग्वे में, इन देशों में पंपास कहा जाता है।
अब यहाँ से भारत के जो वानिकी शोध संस्थान है उनको भी लगे हाथ देख लेते हैं राज्य और क्षेत्र के हिसाब से। तो सबसे पहला जो शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और इसकी अवस्थिति है मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये छिंदवाड़ा में स्थित। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये देखिए, ये झारखंड के रांची में है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्नाटक बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा मतलब उत्तराखंड। उष्णकटिबंधीय, यहाँ देख रहे हैं आप, उष्णकटिबंधीय पश्चिम वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, जितनी भी उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ होती हैं उनके लिए शोध का कार्य विशेष तौर पे, और इसकी जो स्थिति है, अवस्थिति है, वो केरल राज्य में है, तिरुवनंतपुरम में। ये आपने देखा। अब इसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में। जोधपुर राजस्थान में आपका एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि शुष्क इलाकों में उगने वाले जंगलों का अध्ययन करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटक। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो रेन फॉरेस्ट जहाँ पाए जाएंगे जैसे असम, जोरहाट में ये स्थित है, जोरहाट में इसकी अवस्थिति है जो कि असम में। आगे बढ़ते हैं और अगला आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। तो ये जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है ये कोयम्बटूर में पड़ता है और इसकी जो अवस्थिति है तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिटेशन प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला में पड़ता है, हिमाचल में। हैदराबाद के तेलंगाना में आपका एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है और ये आप जो सेंटर देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, ये तेलंगाना में है, मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जबलपुर में पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश। अगले वाले टेबल के हिस्से में हम देखेंगे वनस्पतियों का वर्गीकरण, और ये भी पूछा जाता है। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से लगभग हर साल प्रश्न बने हैं। देखिए, ट्रोपोफाइट किसको कहते हैं? ट्रोपोफाइट कहते हैं उन वनस्पतियों को जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियों के तौर पे हमें दिखाई देती हैं। मतलब ये सब तो वनस्पतियों के ही प्रकार हैं, लेकिन इसमें जंगल और घास के रूप में हमें ये वनस्पतियाँ दिखती हैं और इनका जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो इनको ट्रॉपिकल रीजन में उगने की वजह से कहा जाता है ट्रोपोफाइट। ठीक है, इसके बाद है हाइड्रोफाइट। जैसा नाम से क्लियर है, यहाँ पानी की बात हो रही है, तो पानी की ऊपरी सतह पे ही उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं। हाइग्रोफाइट जो है ये बहुत ज़्यादा आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है, आप पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही हाइड्रोफाइट, यहाँ पौधों की बात हो रही है, तो ज़्यादा आर्द्रता वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ उगने वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। यहाँ बहुत बारीक अंतर है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ड और ग का अंतर है, हाइड्रो और हाइग्रो। ठीक है, तो यहाँ हाइग्रोफाइट को देखा। इसके बाद ज़ेरोफाइट को देख लीजिए। तो ज़ेरोफाइट वहाँ पर उगती हैं, मतलब ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जहाँ पर पानी ज़ीरो पाया जाता है, मतलब मरुस्थल होता है, वर्षा की मात्रा बहुत न्यून होती है और पानी की जो नमी है, मतलब ऊपरी सतह पे तो पाई ही नहीं जाती, ज़मीन के अंदर कहीं गहराई में जो मिल जाए। तो ये जो वनस्पतियाँ हैं ये अपना जल संरक्षण का उपाय बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। इनके तने मांसल होते हैं और जड़ें काफ़ी गहराई तक यात्रा करने में सक्षम होती हैं। ठीक, अपने आसपास अगर मरुस्थलीय वनस्पतियों को देखना है तो एक तो शमी के पौधे को देख लीजिए, या फिर बबूल मिल जाए तो वो भी ठीक। ये जो पौधे होते हैं ना, मतलब वृक्ष होते हैं, पौधे क्या होते हैं, इनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीपल बरगद जैसी जड़ें होती हैं, तो वो तो गहरी जड़ें होती ही हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो आश्चर्यजनक तरीके से दूर जाती हैं। छोटा सा पौधा रहेगा और जड़ जो है वो कई 100 मीटर आगे चली जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। तो ये पानी की खोज करते हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है पानी खोजना, दूर दूर तक जाकर वो काम करते हैं। तो ये मरुस्थल में सर्वाइव करने का तरीका है। जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वहाँ पे ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती। इसके बाद है मेसोफाइट। अब मेसोफाइट जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय टैगा वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है, ये शीतोष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, टैगा वनों में पाई जाती हैं। ये सब आपने देखा। इसके बाद नंबर आता है क्रायोफाइट का। क्रायोजेनिक्स आप पढ़ते हैं, मतलब अत्यंत न्यून तापमान, कम तापमान की यहाँ बात होती है। तो जो शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियाँ होती हैं उनको हम इसमें गिनते हैं। मतलब जो शीत कटिबंध होते हैं, अर्थात शीत मरुस्थल होते हैं, ये कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वहाँ हमेशा हाई प्रेशर एरिया बना रहता है, तो मौसम में डिस्टर्बेंस होता ही नहीं है। बर्फ़ की एक मोटी चादर मिट्टी को ढके रहती है, तो वनस्पतियों के उगने की संभावना बहुत कम होती है।
नहीं के बराबर होती है, तो यहाँ लाइकेन और काई ही पाए जा सकते हैं जो कि क्रायोफाइट कहलाते हैं और ये बड़े जीवट होते हैं। इसके बाद हैलोफाइट को आप देखें, नमकीन मिट्टी जो होती है, ठीक है, मतलब जहाँ खारी मिट्टी होती है वहाँ पर ये उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं और ये सबके वश की बात नहीं होती है। ये नहीं कि हर पौधा वहाँ उग जाएगा। इसमें उगने वाले जो पौधे होते हैं वो भी बड़े बेजोड़ जीवट होते हैं, मतलब जिजीविषा उनके अंदर जीवन जीने की जो प्रबल इच्छा है वो होती है। जैसे मैंग्रोव के जितने भी प्रजातियों को आप देखेंगे, जैसे सुंदरी के वृक्ष, इनकी जड़ें बहुत जटिल होती हैं। अपनी जड़ों के एक जटिल तंत्र के द्वारा ये बड़ी बड़ी सुनामी लहरों को भी रोकने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इन्हें तटों का रक्षक कहा जाता है। इसके अलावा ये जरायुज पौधे होते हैं, ये बीज जो हैं वो ज़मीन पर नहीं गिराते। आमतौर पे वृक्षों से जो फल पकते हैं तो बीज ही ज़मीन पर जाकर जमता है। इनके जो पौधे हैं, मतलब इनके जो ऑफ स्प्रिंग हैं, वो इनके अंदर ही पहले जनरेट होते हैं और उसके बाद जब ज़मीन तक पहुँचने के लायक होते हैं तब इनकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को छूती, खारी मिट्टी को छूती। तो ऐसे करके ये अपनी ज़िंदगी को बनाए रखते हैं। तो ये मैंग्रोव है। इसके बाद लिथोफाइट को आप देख रहे हैं, कठोर चट्टानों पे ये जम जाती हैं, चूँकि लिथो का मतलब होता है परपटी या चट्टान, ठीक। तो यहाँ जो है ये कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं। और अंत में आता है पायरोफाइट, जो कि आग को रोकने का काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फायर ब्रिगेड वालों के द्वारा उगाए गए पौधे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, मतलब आग को नियंत्रित करने का। चूँकि जो फॉरेस्ट फायर होती है वो नेचुरल होती है, आजकल मनुष्य लगाता है वो सत्य है, लेकिन ये प्राकृतिक तौर पर ही लगती है आमतौर पे। और टहनियाँ आपस में रगड़ खाती हैं। घर्षण का परिणाम होता है कि चिंगारियों से सूखे पत्ते आग पकड़ लेते हैं और वो एक हद तक फायदेमंद भी होती है। उससे जो सड़ी गली चीज़ें और बेकार की चीज़ें हैं या जो इन्वेशन स्पीशीज़ हैं, बाहरी वनस्पतियों का आगमन हो गया है, तो वो सब जल के समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जब आग को कंट्रोल करना होता है तो स्थान स्थान पे ऐसी ही वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनको कि पायरोफाइट कहा जाता है। ये आग को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, अपने मॉइस्चर से उसे कंट्रोल कर लेती हैं। तो ये होती हैं वनस्पतियाँ, यानी प्रकृति के पास सब कुछ। तो ये सब हमने देख लिया है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बायोमों को देखेंगे। जो स्थलीय बायोम है उनको देखेंगे, ये कितने प्रकार के हैं, यहाँ कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, भौगोलिक विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। और आप जानते हैं कि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि पीछे की जानकारियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।